गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम कुछ स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं क्लास 10th की, जो आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। आज की वीडियो जो है ना स्पेशल होने वाली है, तो इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और इसी चैनल से जुड़े रहें, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि हम एक से एक परिभाषाएं और अपने शब्दों में, मतलब आसान से आसान शब्दों में लेकर के आते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। यानी कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको उदाहरण सहित आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, मतलब इनके उदाहरण क्या होंगे, ये सारी इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, यह हेडिंग हमने यहाँ पर लिख ली है। यानी कि भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये हम जानते हैं, यानी पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कहा जाए, फिर से ना समझ में आए परिभाषा तो ऐसे समझिए, बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखा बेटा, तो समझ लीजिए। तभी हम कह रहे हैं, देखिए हमने कहा पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कमा भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब उसका जो बहुत पदार्थ का जो केमिकल संगठन होता है, रासायनिक संगठन जो होता है, वह आणविक संरचना उसकी परिवर्तित नहीं होती है। आणविक संरचना का मतलब जो उसका संरचना सूत्र होता है वह उसका बदलता नहीं है। यह होता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक, पहला लक्षण यह है, पहला लक्षण कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, ये तो अभी मैंने बता दिया। ठीक, तो पहला पहला लक्षण यही हो गया, यानी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, उसका रूप बदलता है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा यह है कि भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है, जो केमिकल नेचर है ना। तीसरा पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होते हैं। यानी कि ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए होते हैं। जब तक उस पर कोई कारण लगा होता है तब तक वह परिवर्तन होता है। यदि वो उस कारण को हम हटा लेते हैं तो वह परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने क्या कहा, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि पदार्थों का गलना, पदार्थों का गलना, जैसे कि आपका बर्फ है, बर्फ का पिघलना। ठीक, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है वाष्पन, इवेपोरेशन। ठीक है, तीसरा क्या है, द्रवण, कंडेंसेशन। चौथा क्या है, जमना यानी कि फ्रीजिंग आदि परिवर्तन, तथा आसवन, डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन आदि प्रक्रम हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगली हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, यानी कि पदार्थों में ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बन जाता है। अभी तक क्या पढ़े कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। यानी कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बन जाते हैं, कॉमा क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन
और उसकी अणु संरचना या केवल अणु संरचना बदल जाती है, यानी कि उसका जो रासायनिक संगठन होता है वह बदल जाता है और उसकी अणु संरचना भी बदल जाती है, या फिर केवल अणु संरचना बदल जाती है, ये इसमें बताया गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। चलिए अगली हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी बदल जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण जो है ना जब बदलते हैं तो उनकी रासायनिक प्रकृति भी बदलेगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा नेक्स्ट पॉइंट कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं या हम कहेंगे भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन प्रायः स्थायी यानी कि परमानेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक, टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? परमानेंटली होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। ठीक, उत्क्रमित का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स, और हिंदी में उत्क्रमित कहते हैं। उत्क्रमित का अर्थ ये होता है कि दोनों साइड, ठीक है, तो वह हमारे दोनों साइड मतलब जो रासायनिक पदार्थ बना, ठीक है, और वह क्रिया यदि हम वो उस कारण को हटा लेते हैं, ठीक, परिवर्तन का कारण यदि हम हटा लेते हैं तो जो जिस पदार्थ से वो नया पदार्थ बना था उस नए पदार्थ से पहले वाला पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक, तो यानी कि इसमें प्रक्रिया मतलब उत्क्रमित नहीं होती है और भौतिक परिवर्तन में हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तनों भौतिक परिवर्तनों से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इन परिवर्तन में ज़्यादातर ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते या अवशोषित होते हैं। क्लियर? तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आपको कोई परिभाषा यदि कठिन लग रही है तो आप उसको 2-3 बार यदि आप रीड कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा प्रयास करके और अच्छा समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण देखते हैं। पदार्थों का जलना, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन, संयोजन अभिक्रियाएं तथा अन्य सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आपके क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन है। मतलब जितने भी आप रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे वो सारी क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है। ठीक, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसका आपको उदाहरण देना है और उसको आपको क्या है? स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो इसका उत्तर है रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित 2 प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को 2 प्रकार से संतुलित किया जाता है। एक होता है अनुमान द्वारा। पहला क्या होता है? अनुमान द्वारा। क्लियर? चलिए अब अनुमान द्वारा, जो अनुमान द्वारा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। किसके द्वारा? बाय हिट एंड ट्रायल के थ्रू। ठीक, तो इस विधि में सबसे पहले, इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में सबसे पहले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यानी कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं। उसके बाद दोनों और परमाणुओं की संख्या अनुमान द्वारा बराबर करते हैं। अंततः संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। सबसे पहले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख लिया।
अब समीकरण को जब मैंने लिख लिया तो उसके समीकरण के दोनों पक्ष, मतलब समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो उनके दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या होती है उनको हम अनुमान द्वारा अपना अनुमान व्यक्त करके क्या है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी वो जाकर के उनके परमाणुओं की संख्या दोनों साइड क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। जब हम कहीं 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया है ना, तो उसको जब लिखते हैं तो जब बराबर हो जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो ये हम अनुमान विधि द्वारा हम क्या कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। क्लियर। जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया आपका, ये रासायनिक समीकरण है, ठीक। हमने लिखा हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ले लिया। अब यहाँ पर जब मिला तो क्या बना, अमोनिया गैस बनी। ये आपका असंतुलित है। क्यों? क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, यानी कि नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या इधर कितनी है, 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो यहाँ बराबर तो है नहीं, और जब बराबर है नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे आगे चल करके। तो अब इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कैसा है, इधर 2 है, इधर भी हम 2 कर लेते हैं। जब इधर 2 कर लेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। दाहिने साइड देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। कैसे, 3 ये और इस 3 का इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे, 6। यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 3। तब क्या करते हैं, इसको हम 3, इसको भी 6 बना लेते हैं। तो 6 कैसे बना सकते हैं, इसको यदि हम 3 से गुणा कर दें तो ये 6 बन सकता है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, और यही हमारा जो मेथड होता है वो अनुमान द्वारा कहलाता है। यानी कि हम अनुमान द्वारा इसको हम संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। और इस समय यदि लिखा हुआ है तो इस समय असंतुलित है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 और इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है। इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 3 है। क्लियर। तो इसलिए असंतुलित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि इस समीकरण में बाईं ओर नाइट्रोजन के 2 परमाणु यानी कि N2, जबकि दाईं ओर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। अतः दाईं ओर अमोनिया को 2 से गुणा कर देते हैं। इससे नाइट्रोजन परमाणु तो संतुलित हो जाते हैं, परंतु हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 हो जाती है। इसके लिए बाईं ओर हाइड्रोजन को 3 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। यही मैंने अभी बताया ना। तो बिल्कुल वही भाषा आपको लिख देनी है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको वही लिखना है जो मैंने अभी अभी बोला, ठीक है। तो आगे देखेंगे, जैसे क्या है, जैसे हमने कहा ये रासायनिक समीकरण लिख लिया, और हमने कहा था ना यहाँ नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं और यहाँ नाइट्रोजन का 1 था, तो 2 ये देखिए मैंने लिख लिया। और जब 2 लिखा तब क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे, तो हमने कहा 3 इधर लिख लो, तो 3 यहाँ लिख लिया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। बस यही सिद्ध करना था। अगली हेडिंग है आंशिक समीकरण द्वारा, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम यदि संतुलित करते हैं तो दूसरा मेथड है आंशिक समीकरण द्वारा। आंशिक समीकरण क्या होता है ये समझ लेते हैं। मतलब इस विधि से जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित किया जाता है। सबसे पहले ये जान लो कि मतलब जो आंशिक समीकरण द्वारा है, जिसका जैसे कि नाम से ही पता चला, आंशिक मतलब छोटा, और समीकरण मतलब समीकरण छोटे छोटे खंडों में बना लेते हैं, उसको कंप्लीट करा लेते हैं। उसके बाद जब 2-3 रिएक्शन बन जाते हैं तो उसको जोड़ करके क्या है उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो वह हमारा जो है ना, यही मेथड जो है ना आंशिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं इसको। इस विधि से जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित किया जाता है, और इसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 या 2 से अधिक सरल पदों में व्यक्त करते हैं, और जिन्हें आसानी से संतुलित किया जा सकता है। क्लियर। अंत में इन सभी सरल अभिक्रियाओं को जोड़कर संतुलित समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, यही मैंने अभी बताया ना, तो आगे देखेंगे।
उदाहरण में क्या दे रखा है, क्लोरीन गैस तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी NaClO तथा जल देती है। यानी कि क्लोरीन गैस जो है ना, तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा का क्या सूत्र होता है, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। क्लियर? तो कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO तथा जल देती है। जैसे आंशिक समीकरण इनका हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं ये हम बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्लोरीन को लिखते हैं, फिर जल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। इसके बाद हाइपोक्लोरस अम्ल, मतलब दो चीज़ें हमें इसे प्राप्त हुई। अब इसके बाद अंत में क्या देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको मिला दिया, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो गया। अंत में क्या देखते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HClO हाइपोक्लोरस अम्ल, इससे बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, इसे आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, इनको जब मिला लेते हैं तो क्या बना, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। तो इनके अणु सूत्र याद रखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड का NaClO। क्लियर? अब ये सारे रिएक्शन हमें मैंने लिख लिए। अब इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जो कटने वाला हो दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष से मेल खाता हो उसे काट देंगे, और जो नहीं मेल खाता उसे आप लिख लेंगे। अब जैसे ये दे रखा है, ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं, इन समीकरण को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर देखेंगे सबसे पहले क्लोरीन लिखा हो, क्लोरीन को हम लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जल लिखा हुआ है, तो एक जल इधर और दूसरा जल इधर, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ NaOH लिखा है और यहाँ पर भी NaOH लिखा, दो बार लिखा तो दो बार लिखे, तो ये दो बार यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ HCl लिखा हुआ है और इधर देखते हैं HCl कहीं लिखा हुआ है, HCl ये लिखा हुआ है, तो ये आपका कैंसिल हो गया कैंसिल। अब इसके बाद क्या करते हैं, HClO इधर लिखा है तो ये भी लिखा है इधर, ये भी कैंसिल हो गया। अब इस साइड जो बचा वो हम इस साइड लिख लेते हैं, क्योंकि इस साइड तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ बचा नहीं, जब कुछ बचा नहीं तो इधर अब इस राइट हैंड साइड का कुछ कटने वाला भी है नहीं, तो जो कटने वाला नहीं है तो उसे आप उठा के यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? तो NaCl लिखा है हमने, NaCl लिखा, NaClO लिखा हुआ है यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद जल बचा हुआ है तो यहाँ पर जल मैंने लिख लिया। तो इस प्रकार से जो रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है वो आंशिक के द्वारा बोला जाता है, यानी कि जो बैलेंस करते हैं इस तरीके से तो उसे हम आंशिक के द्वारा बोलते हैं। क्लियर? तो अब ये आपका रिएक्शन प्राप्त हो गया, तो इसे हम बोलते हैं यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों संतुलित है? क्योंकि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्याएं समान होती हैं और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो इसलिए हम इसे संतुलित समीकरण बोलते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो है ना ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप लोग के लिए होमवर्क, मतलब आप लोग के लिए कमेंट करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है, तो उसको आप लोग आंसर जरूर देंगे। आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप लोगों में से नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।